कंस्ट्रक्टर के बारे में हम काफी कुछ बातें सीख चुके थे और हमको ये मालूम था कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर होता है क्लास के अंदर जिसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं बिल्कुल फंक्शन की तरह, लेकिन हम इसको फंक्शन ना बोल के सिंपली कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, वॉइड भी नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर है जो अपने आप कॉल हो जाता है जब बनता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होना तय है, इस पे कोई डाउट नहीं करेगा। अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा। दूसरी बार बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही होगा, गारंटेड है, कोई डाउट नहीं है इस बारे में। ध्यान सुन लिया होगा, दो बार बोल चुका हूं। तो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनते ही कॉल होगा। तो यदि हमने यहां पर दो कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं तो देखो, कंस्ट्रक्टर में हम आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट बनते ही हम आर्गुमेंट इस तरीके से पास कर सकते हैं। ये एक्स और वाई में आके फिर ए और बी में चल जाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर भी एक इंस्टेंस मेंबर होता है, इसलिए कभी स्टैटिक नहीं हो सकता। और कंस्ट्रक्टर में हमने एक कंस्ट्रक्टर बिना आर्गुमेंट वाला भी बनाया, यानी ओवरलोडिंग करिए कंस्ट्रक्टर की, ताकि हम ऐसा ऑब्जेक्ट भी बना सकें जिसमें कोई आर्गुमेंट हमने पास नहीं कराया। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग की तरह है बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अच्छा, अगर मैं इस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर ना बनाऊं तो क्या ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ऐसे 2,6 पास कर सकता हूं? बताइए। नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, तो मैं अगर यहां पर कुछ ना लिखूं, अभी चलेगा प्रोग्राम या नहीं चलेगा? अभी एरर आएगी या नहीं आएगी? तो ये चलेगा, है ना, इसमें एरर नहीं आएगी। तो अब जब ऑब्जेक्ट बना तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ या नहीं हुआ? आसिफ कह रहे हैं हुआ, सादव कह रहे हैं नहीं हुआ, कई लोग बोल रहे हैं कॉल नहीं हुआ। 2 मिनट की भी याददाश्त नहीं है कई लोगों की। कई लोग क्लास में ऐसे हैं जिनकी याददाश्त 2 मिनट भी नहीं रह पाती। 2 मिनट पहले मैंने ये बात बोली थी, कोई डाउट नहीं करना, ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा। 2 बार बोली थी मैंने ये बात, क्योंकि मुझे मालूम था यू आर नॉट ए गुड लिसनर। लेकिन 2 बार जोर देने के बाद भी अगर आप में से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बनने पर कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ है, तो फिर बताइए कैसे कह सकते हो आप कि यू आर गुड लिसनर? या सुन तो लेते हैं पर उसको दिमाग में रखते नहीं है, उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम ज्यादातर समय इसी तरह के सुनने की स्टेट में होते हैं। ज्यादातर समय सुनते हैं, कानों को भरोसा होता है कि हम सुन रहे हैं, लेकिन 2 मिनट बाद ही जब वो पलट के पूछा तो याद ही नहीं आया, क्लिक ही नहीं करा। समझते हो इस बात का मतलब? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी घटना से दिमाग के तार तब जुड़ते हैं जब या तो वो घटना बहुत ज्यादा शॉकिंग या बहुत ज्यादा खुशी देने वाली हो, एक्सट्रीम इमोशन वाली हो, या फिर आपने उस घटना का काफी रिवीजन करा हो, तो वो चीजें याद रहती हैं, वरना नहीं रहती हैं। जो सुन रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैंने कहा ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही होगा। तो यहां पर मैंने C1 C2 C3 ऑब्जेक्ट बनाया और कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, 3 कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं, C1 के लिए, C2 के लिए, C3 के लिए। लेकिन हमने कोई कंस्ट्रक्टर यहां नहीं बनाया। और जब हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो कंपाइलर बनाता है। समझ में आई बात? जब भी कंपाइलर देखता है कि हमारे प्रोग्राम में किसी क्लास के अंदर हमने एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, तो कंपाइलर अपनी तरफ से कंस्ट्रक्टर बनाता है। और कैसा कंस्ट्रक्टर बनाता है? जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, टेक्स नथिंग वाला, और उसकी बॉडी भी एम्प्टी होती है, यानी करली ब्रैकेट के अंदर कोई लाइन नहीं होती है। इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। ये कंस्ट्रक्टर कॉम्प्लेक्स क्लास में इस वक्त मौजूद है, हमने नहीं बनाया पर मौजूद है। इसे किसने बनाया? कंपाइलर ने बनाया। क्यों बनाया कंपाइलर ने? क्योंकि हमने क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है। अगर हम एक भी कैसा भी कंस्ट्रक्टर क्लास में बना दें तो कंपाइलर नहीं बनाएगा। तो आज तक भी जितने प्रोग्राम्स हम बना रहे थे, कंस्ट्रक्टर जब तक नहीं पढ़ा था, तो भी तो हम क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहे थे, कोई एरर नहीं आ रही थी। दैट मींस ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, पर वो वाला कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर ने बनाया है। समझ में आया? अंकुश, अगर नहीं बनाएंगे एंटी कंस्ट्रक्टर तो एरर नहीं आएगी। अगर कंपाइलर ऐसी मेहनत नहीं करे तो ऑब्जेक्ट बनते ही तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता ही है, तो एरर आ जाएगी। तो एरर ना आए इसलिए कंपाइलर ने एम्प्टी बॉडी वाला कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। समझ में आया? नोट्स बनाएंगे तो इस बात को लिखेंगे। वीडियो रिपीट पे जब आप सुनते हैं और जैसे ही आपने ये सुना कि नोट्स बनाते हो तो इस बात को लिखिए, तो वहीं पे पॉज करिए वीडियो को और वो नोट लिख लीजिए, कुछ भी छूटे नहीं। अभी तो बताया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों जरूरी है बेटा, दूसरी बार पूछ रहे हो, अभी बताया मैंने भाई, अभी तो बताया बेटा मैंने, रिपीट करके सुनना। हर एक कंपाइलर करता है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कोर्स करता है, तो बेसिक है, एलिमेंट्री रूल है। तो हमने हमें समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर तो गारंटेड चलेगा। हमने बनाया होगा तो हमारा वाला चलेगा, और हमने नहीं बनाया होगा तो कंपाइलर वाला चलेगा। मुझे बताओ, यहां पर C1 के बाद पैरेंथेसिस लगा के 2,6 लिखा तो एरर क्यों आई? क्यों एरर आई? क्योंकि हमने कोई कंस्ट्रक्टर क्लास में नहीं बनाया है। तो C1 ऑब्जेक्ट के बनते ही जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है उसमें 2 आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, और 2 आर्गुमेंट रिसीव करने वाला कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है इस क्लास में, क्योंकि हमने बनाया नहीं, और कंपाइलर जो बनाता है वो तो टेक्स्ट नथिंग नेचर का बनाता है। ठीक है, अगर मैं कंस्ट्रक्टर बना देता हूं, मैं यहां पर कंस्ट्रक्टर बना देता हूं, लेकिन एक ही बनाता हूं, तो फिर
C1 ऑब्जेक्ट बनने पर कोई एरर आएगी क्या? C1 ऑब्जेक्ट बनने पर कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा कंस्ट्रक्टर मौजूद है जो 2 आर्गुमेंट्स लेता हो इंट टाइप के। C2 ऑब्जेक्ट बनने पर एरर आएगी कि नहीं आएगी? C3 ऑब्जेक्ट बनने पर एरर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। क्या इस समय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि रूल ये है कि अगर हमने एक भी कैसा भी कंस्ट्रक्टर बना दिया क्लास में, तो कंपाइलर फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता है। समझ में आ गया? नोट्स में अच्छे से इस बात को लिखेंगे। और यही वजह थी कि आपको यहां पर एक और कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ा। समझ में आई बात? एक और कंस्ट्रक्टर बिना आर्गुमेंट वाला क्यों बनाना पड़ा? ताकि C2 C3 ऑब्जेक्ट बन सके। हाँ, बिना आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हम नहीं बनाएंगे तो कंपाइलर तो बनाएगा नहीं, क्योंकि कंपाइलर तो तभी बनाएगा जब हम एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे होंगे। अच्छा, मुझे बताइए, अगर मैंने C3 ऑब्जेक्ट बनाते वक्त इसमें 5 असाइन कर दिया तो क्या होगा? एरर आएगी। क्यों? क्यों आएगी एरर? क्योंकि इस समय C3 के लिए ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है जो एक आर्गुमेंट लेता हो, पर ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर बना ही नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। कॉम्प्लेक्स एक आर्गुमेंट ले लेते हैं और मान लीजिए इसको A के अंदर रख देते हैं, B के अंदर मैं 0 ही रख रहा हूं। अब देखो एक ही स्क्रीन पर सब कुछ दिख सके इसके लिए मैं कोड को थोड़ा सा श्रिंक कर रहा हूं, एक लाइन में लिख दे रहा हूं, है ना? बात वही है, पर वो नीचे ऊपर स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा इस तरह से। तो अब हमारी क्लास में हम लोगों ने बना दिए हैं कुल मिलाकर 3 कंस्ट्रक्टर। कब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, तो 3 कंस्ट्रक्टर है, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जब C1 ऑब्जेक्ट बना तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ? थर्ड वाला। जब C2 ऑब्जेक्ट बना तो कौन सा वाला कॉल हुआ? फर्स्ट वाला, है ना? वेरी गुड। और जब C3 कॉल हुआ तो कौन सा वाला? सेकंड वाला। और जब C4 ऑब्जेक्ट बना तो कौन सा वाला? फर्स्ट वाला चलेगा। वेरी गुड। C4 ऑब्जेक्ट बना तो कौन सा वाला कॉल हुआ? सेकंड वाला, है ना? कौन सा वाला? थर्ड वाला। थर्ड वाला कॉल होगा, है ना? थर्ड वाला कॉल होगा। और अगर मैं ऐसा लिख दूं C4 असाइन C1 तो कौन सा वाला? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, या थर्ड वाला? या फिर एक और ऑप्शन है, एरर। ओके, चलिए किसी से पूछा जाए। स्मिता, अनम्यूट किया मैंने आपको। यस सर। हाँ स्मिता, आपको क्या लग रहा है कौन सा वाला कॉल होगा? थर्ड वाला। क्यों? क्योंकि काफी लोगों ने बोला थर्ड वाला। सर मैं इसे बता नहीं पा रही हूँ। कोशिश करिए, मैं समझ जाऊंगा आप जैसे भी बताएंगे। C4 इक्वल्स टू C1 है, इसलिए C1। हाँ, थर्ड वाला कब कॉल होना चाहिए? इन जनरल अगर पूछूं कि थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर किस सूरत में कॉल होना चाहिए? कुछ तो बोलो स्मिता। स्मिता इज नॉट कंफर्टेबल। मनीष से बात की जाए। मनीष मालवीय। मनीष मालवीय, यस। हाँ मनीष बता। जब 2 आर्गुमेंट्स पास करना है यस, जब 2 आर्गुमेंट्स पास होंगे तब ये तीसरा वाला कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए। तो बताइए C4 ऑब्जेक्ट बनने पर कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? थर्ड वाला। क्यों थर्ड वाला क्यों कॉल होगा? 2 आर्गुमेंट्स पास करेंगे। C1 में हमने 2 और 6 पास किया था, तो मतलब केस इसमें होना चाहिए। याद है हमने पिछली क्लास में इस बारे में बहुत डिस्कशन किया था। हमने इस बारे में बहुत डिस्कशन किया था कि आप C4 ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या पास कर रहे हैं? C1। C1 पास कर रहे हैं, किस टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 2 इंट वैल्यू पास कर रहे हैं या एक कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं? एक कॉम्प्लेक्स। तो दोनों बात तो सेम है कि अलग अलग है? अलग-अलग। तो 2 इंट वैल्यू पास नहीं हो रही है ना? लास्ट लेक्चर में भी अपन इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। तो तीसरा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। गुड गुड, थैंक यू। तो चलिए, तीसरा वाला जो लोग बोल रहे थे उनको ये क्लियर हो गया कि उनका आंसर गलत है। ठीक है ना? ठीक है, तो अब हम किसी और से बात करेंगे। माधव, माधव अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर, बताइए बताइए माधव, बताइए। गुड इवनिंग सर। इसमें सर फर्स्ट वाला कॉल होना चाहिए। क्यों? सर, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो C1 है वो हम्म। ऑब्जेक्ट पास हो रहा है जो C4 में। तो क्योंकि जो मेरा C1 तो सर एक ऑब्जेक्ट है, हमें उसके अंदर का मतलब नहीं है वो कितना, वो मतलब इन टाइप की वैल्यू ले रहा है। तो जो C1 है सर वो फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि वहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट लेगा। फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर कितने आर्गुमेंट ले रहा है? सर वो 0 आर्गुमेंट ले रहा है। C4 ऑब्जेक्ट बनते वक्त क्या 0 आर्गुमेंट पास हो रहे हैं? सर एक ऑब्जेक्ट टाइप की, वो कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। वेरी गुड। तो क्या C4 ऑब्जेक्ट बनते वक्त कुछ पास नहीं हो रहा है? सर एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, लेकिन तो C4 बनने के वक्त जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो टेक समथिंग नेचर का होना चाहिए या टेक्स नथिंग नेचर का? सर टेक्स सर पता नहीं। नहीं, आर्गुमेंट अगर एक्चुअल आर्गुमेंट है तो फॉर्मल आर्गुमेंट भी होगा, और एक्चुअल आर्गुमेंट नहीं है तो फॉर्मल आर्गुमेंट भी नहीं होगा। जैसे
तो C4 ऑब्जेक्ट बनते वक्त जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसमें फॉर्मल आर्गुमेंट होगा कि नहीं होगा? सर फॉर्मल आर्गुमेंट से नहीं होगा सर। तो एक्चुअल आर्गुमेंट है कि नहीं है? सर एक्चुअल आर्गुमेंट भी नहीं है। तो फिर C1 क्या है फिर? सर C1 ऑब्जेक्ट है सर। C1 ऑब्जेक्ट है सर तो वो एक्चुअल आर्गुमेंट नहीं है। ये सर है सर 2 और 3। तुम ही ने तो बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि C1 पास हो रहा है। ये सर है 2 और 3। तुम ही बोल रहे थे C1 पास हो रहा है और फिर बोल रहे हो एक्चुअल आर्गुमेंट नहीं है। सर मैं कंफ्यूज हो गया था। अगर C1 पास हो रहा है तो वही तो एक्चुअल आर्गुमेंट होगा ना। यस सर। तो फिर फॉर्मल आर्गुमेंट कोई होना जरूरी है कि नहीं? यस सर होना जरूरी है। तो फिर फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है क्या? सर फर्स्ट वाला सर फिर नहीं होगा क्योंकि उसके वो खाली है बैलेंस। यानी कि फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, यस सिंपल। सर। फर्स्ट वाला रिजेक्ट हो चुका है, थर्ड वाला भी रिजेक्ट हो चुका है, यस ठीक है सर। ना। चलो मैं किसी और से बात करता हूँ, थैंक यू। बलवंत राय, बलवंत राय अनम्यूट कर लो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बलवंत, बताइए कौन सा वाला कॉल होगा? सर सेकंड। सेकंड वाला कॉल होगा, क्यों? सर क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू एक पास हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। वेरी गुड। तो एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, किस टाइप की वैल्यू पास हो रही है? सर कॉम्प्लेक्स। अच्छा, तो फॉर्मल आर्गुमेंट किस टाइप का है? सर फॉर्मल आर्गुमेंट तो आपका इन टाइप का है। तो क्या कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू इंट टाइप के वेरिएबल में रिसीव हो जाएगी? नहीं सर, अरे फिर कैसे कॉल होगा सेकंड वाला? इधर आएगा सर। अब आंसर चेंज कर रहे हो, सर कॉम्प्लेक्स टाइप का पास हो रहा है तो कैसे होगा? है ना। तो भाई हाँ इन तीनों में से तो कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो सकता, यस ठीक सर। है। अब तुम्हारा आंसर है एरर आ रही है, मेरा जवाब है एरर नहीं आ रही है, ठीक है। एरर भी नहीं आएगा। एरर भी नहीं आ रही है, मतलब इन तीनों में से कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा और एरर भी नहीं आ रही। इसका अर्थ ये हुआ कि इस समय एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है जो हमने नहीं बनाया, कंपाइलर ने बनाया। डिफॉल्ट। अरे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो कंपाइलर ने बनाया नहीं होगा, हाँ सर वो तो टेक्स्ट नथिंग में से कभी होता है सर। वो तो तब बनता है जब हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हो। यस सर, यस सर। तो अब कहानी में ये ट्विस्ट है और अंतिम ज्ञान यही है कि कंपाइलर जब किसी क्लास में देखता है कि कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो वो टोटल मिला के 2 कंस्ट्रक्टर्स बनाता है। जी सर। जब क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कंपाइलर बनाता है टोटल 2 कंस्ट्रक्टर्स। कंपाइलर डिफाइंस 2 कंस्ट्रक्टर्स। अब ये 2 कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर बनाता है वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें एम्प्टी बॉडी होती है और कोई आर्गुमेंट नहीं होता, और दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है उसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। सर इसी को कंपाइलर मैंने यहाँ पे। ये 2 तरह के कंस्ट्रक्टर कंपाइलर ने बनाए होंगे और ये कॉपी कंस्ट्रक्टर ही है जो इस समय कॉल हुआ है। अगर क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर हम बना देते हैं कैसा भी, है ना, क्लास हैज एट लीस्ट वन कंस्ट्रक्टर, वन एक्सप्लिसिट यानी हमने बनाया एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर, तो फिर कंपाइलर विल नॉट डिफाइन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर एक भी कैसा भी कंस्ट्रक्टर हम अपनी क्लास में बना दें तो फिर कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता, लेकिन क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाता है? तो कंपाइलर विल डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर व्हेन नॉट डिफाइंड एक्सप्लिसिटली। अगर एक्सप्लिसिटली कॉपी कंस्ट्रक्टर क्लास में नहीं बना होगा तो कंपाइलर बनाएगा। जी सर। ये बात समझ में आई? यस सर। अभी के सिनेरियो में हमने कुछ कंस्ट्रक्टर क्लास में बनाए हैं तो ये दूसरा वाला केस लग रहा है कि क्लास में कम से कम कोई तो कंस्ट्रक्टर है, और ऐसी सूरत में कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो नहीं बनाएगा लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर बना सकता है क्योंकि हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। और अगर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बना दें तो फिर कंपाइलर कोई कंस्ट्रक्टर क्लास में नहीं बनाएगा। सर एक तरह से कॉपी को भी कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम डिफॉल्ट की तरह बोल सकते हैं ना सर? नहीं, कॉपी कंस्ट्रक्टर अलग चीज है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अलग चीज है। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। जैसे डिफॉल्ट क्या होता था कि अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते डिफॉल्ट कॉल हो जाता था। हाँ। तो ये कॉपी भी सोचते हो रहा है ना? हाँ ऐसा सोच सकते हो लेकिन फिर कंफ्यूजन होगा आपको। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से हमारा मतलब है वो कंस्ट्रक्टर जो टेक्स नथिंग नेचर का है और एम्प्टी बॉडी है, जी सर। पर कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक समथिंग भी है और एम्प्टी बॉडी भी नहीं है, ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अभी की सूरत में अभी हमारा जो प्रोग्राम है इसमें क्योंकि हमने कोई कंस्ट्रक्टर तो बनाया है प्रोग्राम के अंदर क्लास के अंदर, इसलिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा, पर क्योंकि हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इस समय कॉल होगा। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे होता है, उसको समझने के लिए हमको कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद बनाकर देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, थैंक यू बलवंत। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई कॉपी कंस्ट्रक्टर अगर हमको बनाना होता तो कैसे बनाते। तो पहली बात तो ये है कि आप इसको कुछ अलग चीज ना माने, है तो कंस्ट्रक्टर ही, अभी उसके नाम के फेर में मत जाए, आप तो ये समझिए है तो कंस्ट्रक्टर। और अगर अभी एरर नहीं आ रही है C4 के बनने पर तो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर जो इस मौके पर कॉल होना चाहिए था वो हमारे इन तीनों कंस्ट्रक्टर में से भले ही कोई सा नहीं है पर एक चौथा कंस्ट्रक्टर कंपाइलर ने बनाया हुआ है वो कॉल हो रहा है, इसलिए इस लाइन में एरर नहीं आ रही है। और C1 का डेटा क्योंकि C4 में कॉपी हो रहा है इसलिए इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर हमको बनाना होता तो क्या कोड लिखते? बता सकते हो आप लोग, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कंस्ट्रक्टर ही तो है। तो बताइए क्या लिखूं? वेरी गुड, पहले लिखेंगे कॉम्प्लेक्स। आयशा, आयशा शेख, प्लीज बेटा मुझे माफ कर दो। आयशा, आयशा शेख मैंने आपको अनम्यूट किया है। आयशा अनम्यूट किया है मैंने आपको, आप भी अनम्यूट करिए। आयशा मुझे बताइए, आपने लिखा है फॉर्मल आर्गुमेंट में 2 वेरिएबल्स, ऐसा क्यों? बोलिए आयशा। आपका माइक तो ठीक लग रहा है पर गले से आवाज नहीं आ रही है शायद। चलो कोई बात नहीं आयशा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप मुझे टाइप करके बता दीजिए।
मैं ये कह रहा हूं बेटा, आज दूसरी बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, पिछली क्लास में भी डिस्कस कर लिया था, एक ऑब्जेक्ट पास होना, दो इंट वैल्यू पास होना नहीं होता है। तो अगर C4 ऑब्जेक्ट बनते वक्त कंस्ट्रक्टर में C1 पास हो रहा है, तो इसका मतलब दो इंट वैल्यू पास हो रही है, ऐसा नहीं है। फिर से बता रहा हूं, आज की क्लास में और पिछली क्लास में भी डिस्कस हुआ था, इसलिए कहते हैं वीडियो रिपीट में देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, नहीं कर रहे होगे इसलिए ये दिक्कत जा रही है आपको। चलिए अब मुझे बताइए कैसे बनाएंगे। यहां पर पैरेंथेसिस लगाया, इसके अंदर क्या करें, कॉम्प्लेक्स लेट्स से कैपिटल एक्स, अंदर की कोडिंग बताइए, अंदर क्या कोडिंग होगी, ए असाइन एक्स डॉट ए, वेरी गुड। मतलब क्या हो रहा है, एक्स डॉट ए मतलब क्या, अरे C1 का ए ना, तो C1 का डेटा ही तो एक्स में आ गया था ना, तो C1 का ए किस ए में जा रहा है, किस ए में जा रहा है, C4 के ए में जा रहा है, क्योंकि C4 के लिए कंस्ट्रक्टर चला है, और बी के अंदर रख देंगे एक्स डॉट बी। बोलो समझ में आया कि नहीं है, हाँ सबको आ गया समझ में, पर ये गलत है, पर ये गलत है। अब ये गलत क्यों है, रश्मि क्या नहीं आया, आप यहां से क्या पास कर रहे हैं, C1, C1 रिसीव कौन कर रहा है, एक्स, तो फिर गलत क्या है मुझे बताइए। सदफ बिल्कुल सही लिखा है वो तो, C1 C4 असाइन C1, अरे C1 तो बन चुका है ना, C1 को दोबारा थोड़ी बनाएंगे, C4 बना रहे हैं ना, तो C4 लेफ्ट साइड में आएगा ना असाइनमेंट के, एम क्यों बनाएंगे आर्या, एम की क्या जरूरत है, C4 में कैसे असाइन होगा, मतलब ये असाइन तो किया ना, C4 के ए और बी में एक्स डॉट बी असाइन तो किया आदर्श। सदफ वो ऐड की अलग सिचुएशन थी बेटा, यहां तो वो सिचुएशन ही अलग है। वैभव C4 डॉट ए थोड़ी लिख सकते हैं, C4 तो मेन फंक्शन में बना है। अरे सब सारे जो कॉन्सेप्ट बन चुके हैं उनको क्यों कचरा कर रहे हो, अरे C1 असाइन हो रहा है मतलब पास हो रहा है, कंस्ट्रक्टर में पास हो रहा है, कहां रिटर्न कीवर्ड, कंस्ट्रक्टर में रिटर्न कीवर्ड लिखते ही नहीं है ऋषभ। यस समर्पण बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं अहमद वारिस, ये सिंटेक्स भी सही है। असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा वर्क करता है अगर दोनों तरफ प्रिमिटिव टाइप हो चाहे नॉन प्रिमिटिव टाइप हो, लेकिन सेम टाइप हो। अभी हमको एक्सप्लिसिटली थोड़ी कॉल करना है कंस्ट्रक्टर को। सुनो सुनो प्रॉब्लम क्या है, सुनो, आप तीसरी बार भूल गए हो कि ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर से भूल गए आप लोग, ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, निखिल भूल गए ना, क्यों निखिल अग्रवाल, ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, भूल गए हो आप। अरे तो जब कॉम्प्लेक्स एक्स बनेगा, एक्स नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, लाइन नंबर 12 में देखो, तो एक्स ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए भी तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पहला दूसरा तीसरा या चौथा, अरे समर्पण क्या गड़बड़ बोल दी, पहला क्यों कॉल होगा, फॉर्मल आर्गुमेंट तो हमेशा एक्चुअल आर्गुमेंट से इनिशियलाइज हो रहे होते हैं, तो एक्स बनते ही उसमें C1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहला वाला तो तब कॉल होता है जब उसमें कुछ असाइन नहीं हो रहा होता। तो एक्स ऑब्जेक्ट बनने पर अतुल कुमार तुमने फिर वही गड़बड़ कर दिया, 4 बार डिस्कस हो चुका है अतुल कुमार कि एक ऑब्जेक्ट पास होना दो इंट वैल्यू पास होना नहीं होता है, फिर से वही गलती, तीसरा वाला कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल हो सकता है, फोर्थ वाला ही कॉल होगा। पहले तो ये समझो कि ये चौथा वाला कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, आंख बंद करके बिल्कुल सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, और ये नोट्स बनाते वक्त लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो प्लीज, ध्यान से सुनो, बी अ गुड लिसनर। ऋषभ ध्यान से सुनना, सुनो, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो और बनाते वक्त ही उसी क्लास के किसी ऑब्जेक्ट से उसे इनिशियलाइज करते हो तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। रिपीट करके कह रहा हूं, ध्यान से सुन ले रहा हूं और अच्छे से नोट्स में लिखना, जब भी किसी भी क्लास का तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो और ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही उसी लाइन में उस ऑब्जेक्ट को उसी क्लास के किसी ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज कर रहे हो तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे लाइन नंबर 30 में 30 कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया C4 और बनाते वक्त उसी क्लास के किसी ऑब्जेक्ट C1 से उसे इनिशियलाइज करते हो तो C4 के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। मान लीजिए C4 बन गया है और उसके बाद अगली लाइन में आप C4 असाइन C1 लिखोगे तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है ना। गॉट इट। तो जब x बन रहा है तो x बनते ही उसमें C1 आ रहा है, इसलिए उसके लिए भी ये कॉपी कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर दूसरी बार कॉल हो गया, दूसरी बार कॉल हुआ तो दूसरी बार मेमोरी मिली, दूसरी बार मेमोरी मिली तो फिर से x आ गया, x फिर से मेमोरी में आया ना, फिर x बना तो फिर से कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो ये तो रिकर्शन हो गया, बार बार खुद को कॉल करता ही जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, इसलिए कि ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही होगा। तो मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट मत बनाओ, रेफरेंस वेरिएबल बना लो। रेफरेंस वेरिएबल बनाकर तुमने एरर को खत्म कर दिया, रेफरेंस वेरिएबल बनाने के कारण यहां ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए दोबारा से कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा है। समझ में आया क्या, अब तुम्हारा प्रोग्राम सही है। अब x डॉट ए एक्स डॉट बी की वैल्यू वही है जो C1 डॉट ए C1 डॉट बी की वैल्यू थी, वो चली गई C4 के ए और बी में। तो अब लाइन नंबर 30 को देखकर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि C1 पास हो रहा है कि C1 का रेफरेंस, लेकिन लाइन नंबर 12 को देखकर क्लियर हो जाता है कि रेफरेंस ही पास हुआ होगा क्योंकि इधर रेफरेंस वेरिएबल है।
इसलिए कॉपी कंस्ट्रक्टर जब भी बनाओगे उसमें रेफरेंस वेरिएबल ही बनेगा। रीजन आपको क्लियर है? हाँ वैभव, बिल्कुल रेफरेंस वेरिएबल बनाते हो इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर सिर्फ डिक्लेरेशन के समय पास करने पर बनेगा, बनेगा नहीं कॉल होगा, बनेगा नहीं कॉल होगा। C1 बनाया तब तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, C2 बनाया तब तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जब C4 बनाया। क्यों? क्या लगे? C4 को उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज किया। ठीक है, समझ में आया सभी को? सदफ C4 असाइन C1 लिखा तो C1 तो दो आर्गुमेंट टाइप है, दो, अरे यार चौथी पांचवी बार एक ही बात बता रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट पास करने का मतलब दो इंट वैल्यू पास करना नहीं होता है। सदफ कितनी बार तुम लोग मजे ले रहे हो मेरे, पढ़ नहीं रहे हो। एक ही बात को चार चार पांच पांच बार मैं क्लास में बता चुका हूं। बोलो सादफ क्या डाउट है? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैंने कल का लेक्चर अटेंड किया था सर। ये जो लाइन नंबर 30 है, कॉम्प्लेक्स C4 असाइन C1, सर इसमें मुझे सिर्फ ये समझ में नहीं आ रहा कि C1 का जो डेटा है वो C4 में कॉपी हो रहा है या C1 पास हो रहा है एज एन आर्गुमेंट। अल्टीमेट मकसद है कॉपी करना, और ये कॉपी हो कैसे रहा है? डायरेक्ट नहीं हो रहा है। C4 के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जिसमें C1 का रेफरेंस पास हुआ, और फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर की कोडिंग के चलते C1 का डेटा C4 में आया है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। सदफ क्लियर हुआ? अहमद वारिस, हम रेफरेंस पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का। निखिल, एक्स रेफरेंस वेरिएबल है, नो डाउट अबाउट इट। C1 ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कैपिटल एक्स में आ गया है, और कैपिटल एक्स रेफरेंस वेरिएबल। यस अहमद, बताओ। यस सर। हाँ बताओ। बिल्कुल सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को एज अ रेफरेंस पास कर सकते हैं कि नहीं, तो सर हमने इसको असाइन क्यों किया? यानी हम जिस तरह वो ग्राउंड ब्रैकेट लगा के ये बाकी वैल्यूज पास करें ना, 2 6 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में 1 आर्गुमेंट में, इस तरह हम ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गुमेंट क्यों नहीं पास कर सकते? ये मैं पूछ रहा हूं सर। यहाँ पर आप पैरेंथेसिस लगा के C1 लिखना चाहते हो? यस सर, यानी अगर हम इक्वल टू करें जिस तरह बाकी वो कर रहे हैं वैल्यूज पास C2 हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हो, वो सपोर्ट नहीं करता है इसमें, ठीक ऐसा है बोल रहे हो है ना? वो सपोर्ट नहीं करता। अगर करना है तो उसका एक अल्टरनेटिव सिंटेक्स ऐसा भी है, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी अलाउड है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर समझ में आया? अब मेरा सवाल आप लोगों से एक है जिसको आप पता करके लाएंगे। सवाल ये है, वो कौन सी सिचुएशन है जब कॉपी कंस्ट्रक्टर हमको बनाना जरूरी हो जाएगा? जैसे फिलहाल अगर मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाता तो भी यही काम अपने आप हो रहा होता, क्योंकि कंपाइलर बना देता कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया। अगर मैं नहीं भी बनाता तो भी कोई एरर तो नहीं आ रही थी। यही काम कंपाइलर द्वारा बनाए गए कॉपी कंस्ट्रक्टर के द्वारा हो ही रहा था। तो ऐसी क्या नौबत आएगी जब हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद बनाना जरूरी होगा? ये आपको पता करके आना है नेक्स्ट क्लास तक। समझ में आया सवाल? ये आपको पता करना है। खूब सर्च करो, ढूंढो, पूछो, किसी से भी पूछो, पता करो, किसी बुक में पढ़ो, कुछ भी करो, नेट पे सर्च करो, कुछ भी करो, पता करके आना। या साधव, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, और थोड़ा सोचना इसको। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं एक लास्ट चीज अभी के लिए, जल्दी से हो जाएगी, वो है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर, सो व्हाट इज डिस्ट्रक्टर? जैसे हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा ना, वैसे ही डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर इज अ मेंबर ऑफ अ क्लास whose name is same as the name of the class, but अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, but preceded with a tilde, ऐसा होता है, सिंबल। ठीक है, टिल्ड सिंबल, यानी आप क्लास के अंदर अगर डिस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं तो उसका नाम भी वही है जो क्लास का नाम है, सेम वैसे ही जैसे हम लोग बनाते थे कंस्ट्रक्टर, वैसे ही बन रहा है, लेकिन उसके नाम में पहले आ जाता है टिल्ड सिंबल। इसी से वो कंस्ट्रक्टर से अलग पता चलता है। डिस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का भी नहीं था, डिस्ट्रक्टर का भी नहीं होता। डिस्ट्रक्टर कैन नेवर टेक आर्ग्यूमेंट्स। ओके, मतलब इसमें कभी आर्ग्यूमेंट होंगे नहीं, टेक्स नथिंग नेचर का ही होगा, दस कैन नॉट बी ओवरलोडेड, इसलिए इसकी मल्टीपल वर्जन बनेंगे नहीं एक क्लास में। When there is no explicit destructor in the class, compiler defines implicitly। ठीक है, और जो डिफाइन होगा वो कैसा होगा? एम्प्टी बॉडी डिस्ट्रक्टर। यानी हमने नहीं बनाया अगर डिस्ट्रक्टर तो कंपाइलर बना देगा, जो कंपाइलर बनाएगा उसमें कोई कोडिंग नहीं होगी, बस वो नाम मात्र के लिए वहां मौजूद होगा। डिस्ट्रक्टर is invoked implicitly just before the object, just before the release of an object। जैसे कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को मेमोरी नहीं दिलाता, ध्यान सुनना इस बात को, क्योंकि ये जो मैं बात बोलने वाला हूं ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिसकंसेप्शन है, गलत पता है उन्हें, इसलिए ध्यान से ना केवल सुनना बल्कि इसको नोट्स बनाते वक्त भी सही लिख लेना, वरना एक ही चीज को मुझे 5 बार समझाना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूं
डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। जैसे कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को मेमोरी नहीं दिलाता है, डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट की मेमोरी को रिलीज नहीं करता है। जिस तरह से कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट की जिंदगी में चलने वाला पहला मेंबर है, पहला एक्शन है, उसी तरह से डिस्ट्रक्टर किसी ऑब्जेक्ट की जिंदगी में चलने वाला आखिरी एक्शन है, जैसे हम बोलते हैं अंतिम इच्छा। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसीलिए डिस्ट्रक्टर चलता है। जब ऑब्जेक्ट की मेमोरी रिलीज हो रही है तो रिलीज होना शुरू ही हुई है कि उसको रोका कि भाई एक मिनट अभी रुक जाओ, पहले डिस्ट्रक्टर को चला लेते हैं इसके लिए, वो जब चल जाए तो फिर रिलीज हो जाने देगा। तो रिलीज होने के जस्ट पहले गारंटेड चलने वाला एक्शन है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइफ में कम से कम दो एक्शन तो होंगे, एक कंस्ट्रक्टर और एक डिस्ट्रक्टर। आज तक हमने डिस्ट्रक्टर नहीं बनाया, पर डिस्ट्रक्टर तो इम्प्लिसिटली कंपाइलर के द्वारा बनाया हुआ मौजूद था। तो आज भी जब आज से पहले भी जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता था तो उसके पहले डिस्ट्रक्टर चलता था। डिस्ट्रक्टर चलने के बाद फिर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब कोई और एक्शन उसके बाद हो नहीं सकता, क्योंकि डिस्ट्रक्टर लास्ट एक्शन होगा। तो इट इज इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली जस्ट बिफोर द रिलीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्ट्रक्टर ने ऑब्जेक्ट को रिलीज नहीं करा है, ऑब्जेक्ट रिलीज हो रहा था इसलिए डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। नाउ व्हाट शुड बी द जॉब ऑफ डिस्ट्रक्टर? हाँ साहब, इसीलिए जैसे आपके टीचर ने गलत बोल दिया कि डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, ऐसा मैक्सिमम कॉलेजेस में ये मिस्टेक होती है। इसीलिए मैंने ये बोल दिया कि मैक्सिमम लोगों को ये मिसकंसेप्शन है। देखो ये सब इंस्टेंस मेंबर्स हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर भी और डिस्ट्रक्टर भी। इट इज एन इंस्टेंस मेंबर, देयरफॉर कैन नॉट बी स्टैटिक। तो ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो ये चलेंगे कैसे, है ना? इंस्टेंस मेंबर तो इंस्टेंस होने पर ही चल सकते हैं ना। तो ऑब्जेक्ट खत्म हो जाने के बाद डिस्ट्रक्टर तो चल नहीं सकता, तो ऑब्जेक्ट के जिंदा रहते ही उसका चलना जरूरी है, और वो एक्शन खुद अपनी ऑब्जेक्ट को थोड़ा डिस्ट्रॉय कर देगा। सो व्हाट शुड बी द जॉब ऑफ द डिस्ट्रक्टर? इमेजिन अ सिनेरियो। मान लीजिए, ध्यान से, अगर ये एग्जांपल समझ में आ गया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रक्टर, वरना नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था। और मान लो इस ऑब्जेक्ट में एक वेरिएबल तो ऐसे ही है, इन टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल, लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया। तो हमने समझा था कि ये किसी ब्लॉक को, किसी मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा, ठीक है, ये हमने डायनेमिकली मेमोरी क्रिएट करवाई होगी शायद। ओके, अब मुझे बताओ, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो इसकी मेमोरी तो रिलीज हो जाएगी, लेकिन ये ब्लॉक जिसको पी के द्वारा पॉइंट किया जा रहा था वो तो अभी भी मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा, है ना? सो क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं मेमोरी लीक। याद है मेमोरी लीक? बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। दिस इज कॉल्ड मेमोरी लीक। अंकित, यहां पर वो पॉइंटर डिस्ट्रॉय हो चुका है जिसमें एड्रेस रखा था इस मेमोरी ब्लॉक का, जो डायनेमिकली बना है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका सिर्फ एड्रेस था, जो कि पॉइंटर में रखा था। पॉइंटर ही खत्म हो गया, तो यू कैन नॉट एक्सेस दिस मेमोरी ब्लॉक। और जब एक्सेस नहीं कर पाओगे तो ये तो मेमोरी लीक माना जाएगा, क्योंकि इसकी मेमोरी फ्री भी नहीं हो रही है, कोई यूज भी नहीं कर पा रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो मेमोरी लीक हो जाएगा। अब ये जो सिचुएशन है, इसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या है कि भैया पहले ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने के पहले इस मेमोरी को डिस्ट्रॉय करना है जो डायनेमिकली आपने क्रिएट करी है। तो आपको याद होगा, हमने पढ़ा हुआ था सी लैंग्वेज में फ्री फंक्शन, है ना? तो मैं क्या करूंगा, क्लास में कोई मेंबर फंक्शन बना लूंगा और मेंबर फंक्शन के अंदर लिख दूंगा फ्री पी, ठीक है? कोई फंक्शन मैंने ऐसा बना लिया, मान लो फंक्शन का नाम रख लेते हैं कुछ भी रख दो, एंड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डॉट एंड कॉल करना पड़ेगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट एंड कॉल करना भूल गया तो मेमोरी लीक हो जाएगी, है ना? ऑब्जेक्ट जब तक जिंदा है तभी तक तो मैं मेमोरी को रिलीज कर सकूंगा ना। ऑब्जेक्ट खत्म हो गया तो फिर पी है ही नहीं। अच्छा, लेकिन ये एंड फंक्शन जो है, अनिरुद्ध तुमने मेमोरी लीक नहीं पढ़ा क्या? मेमोरी लीक पूरा थोड़ी पढ़ाऊंगा बेटा अभी। मेमोरी लीक से आपके प्रोग्राम को रन होने के लिए अनिरुद्ध एक लिमिटेड मेमोरी मिलती है। अगर मेमोरी लीक होती जाएगी तो मेमोरी की कमी पड़ जाएगी आपके प्रोग्राम को रन होने के लिए, और प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। मेमोरी नहीं है, नहीं आई बात समझ? ये मेमोरी जो डायनेमिकली क्रिएट हुई है, इसको या तो यूज करो और नहीं तो रिलीज करो। रिलीज भी नहीं कर रहे हो, यूज भी नहीं कर पा रहे हो, तो मेमोरी लीक है। तो ये फ्री करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पता ही होना चाहिए आपको। डेटा स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अच्छा, अब मुझे बताओ, ये एंड फंक्शन तो पता नहीं आपने कॉल करा कि नहीं करा, लेकिन अगर आपने डिस्ट्रक्टर बना दिया तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने के जस्ट पहले ये चल ही जाएगा, गारंटेड चल जाएगा, हमें कॉल ही नहीं करना पड़ेगा, तो अपने आप कॉल होगा, गारंटेड चलेगा। तो ये बेटर है कि नहीं है? तो डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट की मेमोरी को रिलीज नहीं करता, बल्कि ऑब्जेक्ट के द्वारा हैंडल हो रहे मेमोरी रिसोर्सेज की मेमोरी को रिलीज करने का काम करता है, या यूं कहें कि उसे ये काम करना चाहिए। कोडिंग तो आपको करनी है ना डिस्ट्रक्टर में, तो ये पॉइंट जरूर लिखना कि डिस्ट्रक्टर का काम क्या होना चाहिए। डिस्ट्रक्टर का काम होना चाहिए ऑब्जेक्ट के द्वारा जो मेमोरी रिसोर्सेज हैंडल हो रहे थे उनकी मेमोरी को रिलीज करना। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टर। हो सकता है कॉम्प्लेक्स क्लास में डिस्ट्रक्टर की कोई खास अहमियत समझ में ना आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर क्लास में डिस्ट्रक्टर की अहमियत नहीं होगी। बहुत जगह पर बहुत अहमियत होगी, और खासतौर पर जहां पॉइंटर्स इन्वॉल्व होंगे, डीएम इन्वॉल्व होगा, जो कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में होता है, तो वहां बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये मैंने इसलिए एक एग्जांपल देकर आपको समझाया। चलिए, आज हमारा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में अगला कोई टॉपिक पढ़ेंगे। आकृति, डेटा स्ट्रक्चर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, आप डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप किसी भी लैंग्वेज से सीख रहे हैं। अगर सी में बनाएंगे तो हम फंक्शनल अप्रोच यूज करेंगे, सी प्लस प्लस बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज करेंगे, क्लास में ऑब्जेक्ट बना के काम करेंगे, बस इतना ही फर्क होगा। ठीक है, बेटर सी या सी प्लस प्लस दोनों ही अच्छी हैं, आप सी लैंग्वेज से कर लीजिए, कुछ प्रोग्राम सी प्लस प्लस में बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अभी क्लास एंड कर रहा हूं मैं। coder.mysrc पब्लिक हो गया है, जाके रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें सी लैंग्वेज वाला कोर्स अवेलेबल है। ओके, गुड नाइट।